बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कल की क्लास में आई मीन प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में जस्ट हमने एटॉमिक मॉडल शुरू किए थे। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एटॉमिक मॉडल शुरू करके दिया था और एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको बताया था डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। आई होप आपने देखा होगा। फिर उसके बाद में जे थॉमसन अंकल ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है और कल मैंने आपको रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक मॉडल की थ्योरी दिया था और वो जो एक्सप्लेनेशन किया था जरा उसी के ऊपर हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इट इज फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और बेटा इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मॉडल्स पे चल रहा था। और बेटा ये जो एटॉमिक मॉडल्स में मैंने आपको इसके पहले जो करा के दिया था वो था डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी थी और थॉमसन अंकल की एटॉमिक थ्योरी थी। हाँ, कभी नीट एग्जाम में आईआईटी में से पूछते तो नहीं है बट हमको देखना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया होता है बेटा। और जो एनसीईआरटी में दिया होता है वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीजें हमको एनसीईआरटी की कवर करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि सर कभी एग्जाम में पूछा नहीं तो पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मालूम कर लेना चाहिए। और अब जो हमारा कल का टॉपिक शुरू होता है एटॉमिक मॉडल में और वो था अपने रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक थ्योरी। आई होप आप सब बच्चे जानते हो बेटा रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हमने कल क्या पढ़ा था कि इनके हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होना चाहिए। तो वो बताने के लिए उन्होंने अपना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स दिया था। अगर आपको याद होगा तो मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। क्या एक थिन गोल्ड फॉइल लेना, वहां से अल्फा रेज को पास करना, पास किए तो मैक्सिमम रेज विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाती है। तो वो बताता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आपका कैसा है, हॉलो, एम्प्टी, खाली है, कुछ भी नहीं है। कुछ रेज डिफ्लेक्ट ऊपर हो जाती, कुछ नीचे हो जाती। तो आप तो जानते हैं सर अल्फा रेज हमारे पॉजिटिवली चार्ज रेज है। अगर डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे तो पॉजिटिव रेज वाज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं उस गोल्ड फॉइल के जो गोल्ड के एटम में कहीं ना कहीं एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल छिपा होगा और 20,000 रेज में से एक रेज रिपेल्ड बैक कर रही है। तो आने आपकी अल्फा रेज तो पॉजिटिवली है और इतने में एक ही रिपेल कर तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रुदरफोर्ड अंकल को कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले थे बेटा। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या है ये ध्यान में रखो भाई। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, most of the alpha particles passes without getting any deflection. Most of alpha rays particle है ना मैक्सिमम पास हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। आपको याद होगा ये ऐसे कुछ है बेटा, ये एक एटम होगा एंड मोस्ट ऑफ द रेज आर पासेस थ्रू इट। देखो मोस्ट ऑफ द रेज पास कर चुके विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन। कुछ रेज, कुछ फ्यू पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल बोलो, दे डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। हाँ बेटा, दे आर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। ऐसा कुछ दिया नहीं कि कितने एंगल में डिफ्लेक्ट हुआ, नहीं, बट कुछ एंगल में वो डिफ्लेक्ट कर गए। कैसे? ये चला ऐसे और ये चला ऐसे। देखो डिफ्लेक्शन हुआ थोड़ा सा। हाँ, सम ऑफ द अल्फा रे पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। बेटा ये वेरी फ्यू पार्टिकल्स, अब ये वेरी फ्यू लिखने से अच्छा ए फ्यू पार्टिकल्स चला लो और यहां लिखो वेरी फ्यू। सर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, हाँ बेटा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, या मतलब वेरी फ्यू कितना वो भी बताऊंगा मैं। 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 रेज में एक रे पार्टिकल, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। बाय 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर गया।
अब देखो ये आपके ऑब्जर्वेशन से, बेटा इन ऑब्जर्वेशन से आप नहीं, मैं भी नहीं, रुदरफोर्ड अंकल का कुछ कंक्लूजन निकल के आया। तो रुदरफोर्ड अंकल ने इन ऑब्जर्वेशन पे कुछ कंक्लूजन निकाल के दिए और वो कंक्लूजन ये था बेटा, देखिए ध्यान से। कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली, वैकेंट, कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज वैकेंट, सही है ना? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट, खाली, कुछ भी नहीं है। दूसरा बेटा उन्होंने बोला कि 1 आउट ऑफ 20,000 रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक एट 180 डिग्री में, ये ऐसा होगा, ऐसा गया और वापस वैसा ही आया। तो भाई ऐसे जाना वापस आना, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगी तो यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्टिकल होगा, इसलिए रिफ्लेक्ट बैक 180 हो गया। तो ये बताएगा कि एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, है ना बेटा? पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो डिफ्लेक्ट बैक कर गया, राइट। तीसरी बात बेटा कुछ रेज एक सम एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज द एटम विल बी, और एक बात बेटा ये भी बोलना पड़ेगा कि सम रेज आर डिफ्लेक्टेड, है ना, एट फ्यू एंगल, मतलब इट मस्ट हैव ए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज। तो बोलेंगे एटम हैज नेगेटिव चार्ज, राइट बेटा, एटम हैज नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? पॉजिटिव से दूर, थोड़ा दूर होगा, तो एटम हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। दूसरी बात आपका ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 ये भी जोड़ दो बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये है ना पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड कहां बेटा? एग्जैक्टली एट द सेंटर। हम बोलेंगे इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का वर्ड भी आ गया कि सेंटर ऑफ द एटम विल बी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो ये कंक्लूजन है और ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे। अब बेटा ये कंक्लूजन भी दे दिए इन्होंने, ये ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन देने के बाद रिजल्ट क्या निकला वो भी बता दूंगा मैं। सुनो रिजल्ट क्या निकला है बेटा। रिजल्ट ये है, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन बनाया गया ना, तो ऑब्जर्वेशन से जब कंक्लूजन बनाए गए तो इनका रिजल्ट क्या निकला, आई विल शो यू द रिजल्ट। तो यहां से एक रिजल्ट निकला भाई, जो कंक्लूजन होगा उसी को रिजल्ट कहते हैं, जो कंक्लूजन था उसी को रिजल्ट कहते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये रिजल्ट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये वो सेंटर में बैठा हुआ है ना, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated in the center of the atom, तो is concentrated in nucleus। भाई ये एक रिजल्ट निकला। और एक देखो, जो आपने बोला एटम हैज नेगेटिव चार्ज, तो सर इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला गया, और ये इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन is revolving around the nucleus। हाँ बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इतना ही नहीं बेटा, आप ये भी बोल सकते हो किसी भी एटम का जो मास होता है ना, इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द न्यूक्लियस। मतलब
मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। ये याद रखो, ये याद रखो बेटा, मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड कहां पर भाई, एट द न्यूक्लियस। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं भाई मैं, ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है बेटा, ये एक बड़ा सा एटम लग रहा और एक न्यूक्लियस है, तो आप समझो मत कि ये बहुत बड़ा है छोटा है ना बेटा। इन एटम की मास आप डिसाइड करोगे इस न्यूक्लियस के, बेटा इस न्यूक्लियस के चार्ज पे। मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण है, ना तो मेरे कारण ना तो आपके कारण, बेटा किसके कारण है ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, इट इज ड्यू टू प्रोटॉन। बेटा हो सकता है इसके पास 10 प्रोटॉन हो सकता है इसके पास 2 प्रोटॉन हो सकता है इसके पास 2 प्रोटॉन हो सकता है इसके पास 10 प्रोटॉन हो। बेटा जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा उसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब उसकी न्यूक्लियर की मास ज्यादा, तो दिख तो रहा बड़ा लेकिन है हल्का, दिख तो रहा छोटा हो सकता है ये भारी। दैट मीन्स ऐसा समझना नहीं कि ये छोटा है तो हल्का है, बड़ा है तो भारी है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। वो भारी हल्का जो भी होगा इस न्यूक्लियस के चार्ज पर डिपेंड करेगी। मतलब आपको ये बीच में जो दिख रही जगह क्या है, वैकेंट है, कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की पाथ है। पाथ मतलब ये वो रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये वो रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये बीच की जगह क्या होती है बेटा, हमेशा खाली वैकेंट, कुछ भी नहीं होती है। तो किसी भी एटम का अगर आपको मास देखना है, उसके ये साइज पे मत जाना, उसके न्यूक्लियर के चार्ज पे जाना भाई। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतनी ज्यादा उसकी मास होगी। इसीलिए कहते हैं बेटा मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड वेयर, सर मास ऑफ द एटम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। मास ऑफ द एटम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड कहां सर, मास ऑफ द एटम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। अब बात आ गई सर न्यूक्लियस में कौन कौन रहता, तो बोला न्यूक्लियस में छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूक्लियस के बाहर है, राइट। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एन न्यूक्लियॉन्स। तो ये जोड़ दूं मैं, देखो बेटा प्रोटॉन्स जो कि P पॉजिटिव चार्ज होती है एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल N होता है। बेटा E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। याद रखो बेटा, दे आर प्रेजेंट in the nucleus. Protons and neutrons present in the nucleus which is called as which is called as nucleons. इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अब बात आ गई थोड़ा साइज पे, जो बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये क्वेश्चंस भी आते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैसे होगा, तो सर साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही छोटी होती है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब मैं स्पेशली बता रहा हूं बेटा, ये जो पॉइंट मैं देने जा रहा हूं ये वाला, ये आईआईटी मेंस में आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो बच्चा नीट के लिए पढ़ रहा होगा ऐसा मत समझना कि सर ये हमारे काम का नहीं है, पढ़ लो जितना मिलता समझ लो, पर आईआईटी में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछते। लिख लो बेटा यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैसी है, बहुत छोटी है। हाँ बेटा साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है। मतलब अगर इसके बेस पे मैं चलना चाहूं कि सर किसी भी एटम का रेडियस कितना होगा और किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। बेटा रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस बात कर रहा हूं, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अभी रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को डिनोट करेंगे बेटा इन द फॉर्म ऑफ आर ए और इन द फॉर्म ऑफ आर एन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेट होती है 10 की पावर -10 मीटर एटम की रेडियस। और न्यूक्लियस की रेडियस देखने जाओ तो बेटा ये आती है 10 की पावर -15 मीटर। गॉट इट। अगर आप इन दोनों का रेशियो भी लेना चाहो, अगर आप इन दोनों का
रेशियो भी लेना चाहो 10 की पावर -10, 10 की पावर -15, 10 की पावर -10 प्लस 15 कितनी बेटा? वेरी गुड, 10 की पावर 5। मतलब यहां से आप रिलेशन बना सकते हो किसका? रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो बोलो भाई किसकी साइज बड़ी है ना? एटम की साइज बड़ी होगी ना, 10 की पावर 5 इंटू रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये है बेटा आईआईटी में क्वेश्चन जो पूछते हैं ना मेंस लेवल में, ऐसे पूछे जाते हैं। वो क्या कर देगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे देगा, बोलेगा भाई रेडियस ऑफ एटम निकालो। तो रेडियस ऑफ एटम कितनी होगी? 10 की पावर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। वैल्यू डालो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको आ जाएगा, रेडियस ऑफ एटम आपको आ जाएगा। राइट, लिख लो बेटा यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो यहां। सर एटम भी गोल है, हाँ सर न्यूक्लियस भी गोल है, अच्छी बात है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे जो चीज गोल होते हैं उसको स्फीयर कहते हैं। ऐसा आप नहीं पढ़े, ऐसा मैं पढ़ा। हमारे मैथ्स टीचर हमको ऐसे ही पढ़ाते थे। क्या बोलते थे बेटा, जो चीज गोल दिख गई उसको स्फीयर बोलो। अरे वाह भाई, स्फीयर की बात आई तो वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम कैसे होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसी कुछ है ना। देखो बना देंगे। अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम, बेटा ये आईआईटी का कंसेप्ट है। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो कंफ्यूज मत होना, आईआईटी का कंसेप्ट है, सीख लो, कुछ नहीं होगा। बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम इज बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अच्छी बात है भाई। ये भी गोल, ये भी गोल। क्या करते सर? 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये भी गोल, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भाई ये बना के देखो, आर ए रेडियस ऑफ एटम कितनी थी? 10 की पावर -10 टू द पावर ऑफ 3। बेटा न्यूक्लियस कितनी है? 10 की पावर -15 टू द पावर ऑफ 3। बन रहा ना बेटा? अब निकाल के देखो कितना आएगा। ये आ रहा बेटा -30, ये कितना आ रहा? -45। बेटा -30 प्लस 45 करा लो। राइट, 45 में से 30 गए तो बचे कितने? 15। दैट इज 10 की पावर 15। तो भाई वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 की पावर 15। मतलब इस रिलेशन से अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सर वॉल्यूम ऑफ एटम निकालो, तो मैं 10 की पावर 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस नहीं लगाऊंगा। तो सर हमने रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन देखे, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का भी रिलेशन देखे। मतलब किसी भी एटम के वॉल्यूम की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को 10 की पावर 15 से मल्टीप्लाई करा लो, ये आ जाएगा। तो भाई ये रेडियस ऑफ एटम हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ एटम भी हो गया। बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का और एक अच्छा तरीका है, आई टेल यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको वो तरीका भी दे दूंगा। और ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं आईआईटी मेंस के लिए होता है, क्योंकि आईआईटी मेंस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। राइट, हो गया। देखो बेटा रेडियस ऑफ एटम, सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ एटम निकालने का और एक अच्छा तरीका है, और वो तरीका होता है दैट इज आर इज इक्वल टू, लेट मी एक्सप्लेन यू। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज आर, इसको आर लिख देंगे, आप आर एन भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं होगा बेटा। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/3। अब ए क्या है? यस सर, बेटा ए जो है वो होता है किसी भी एटम का मास नंबर। ए इज द मास नंबर। भाई मास नंबर अगर आपको मालूम है उसकी क्यूब रूट ले लो। ए की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ ए होता है ना बेटा। वेरी गुड, लिखू मैं आर इक्वल टू आर नॉट इंटू क्यूब रूट ऑफ ए, ऐसी लिखते ना भाई, क्यूब रूट ऑफ ए। राइट, आर नॉट की वैल्यू कितनी हो सकती है वो भी देखो। ये जो आपकी आर नॉट है ना, आर नॉट की वैल्यू इट इज इन द रेंज ऑफ 1.11 इंटू 10 की पावर -15 मीटर टू 1.44 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये होती है आर नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू। भाई ये वैल्यू यहां से यहां रेंज करती है, इसीलिए इस वैल्यू को हमारे रेफरेंस बुक में स्पेशली मेंशन किया गया
कि सुधीर सर बच्चों को कंफ्यूज मत कराइए, 1.11 ले या 1.44 ले। तो उन्होंने बोला बच्चों को ऐसा बोल दो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ये आर नॉट की वैल्यू लेना है। भाई आर नॉट की वैल्यू आ गई, किसी भी एटम का मास नंबर मालूम है, उसकी क्यूब रूट निकाल लो, आर नॉट से मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या आएगा सर, रेडियस ऑफ बोलो न्यूक्लियस आ जाएगा। राइट सर, एक सवाल करेंगे इसमें, लिख लो, इसका सवाल भी करके देखेंगे। हाँ बेटा, आईआईटी के बच्चे हैं ना, उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, तो एक सवाल भी करके देखेंगे। ठीक है, मिटा दें। वेरी गुड सर, सवाल ये पूछा गया कि एक एल्यूमिनियम एटम दे दिए, क्या दिए बेटा, एल्यूमिनियम का एटम दे दिए, और हमसे पूछा इस एल्यूमिनियम एटम पे रेडियस निकालो। तो देखो बेटा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम एटम की रेडियस पूछा गया। अरे सर एल्यूमिनियम तो ऐसे लिखा जाता है जिसकी एटॉमिक नंबर 13 हो और जिसकी मास नंबर 27 हो, ये 27 उसकी मास नंबर है। तो बेटा एल्यूमिनियम में मास नंबर 27, एटॉमिक नंबर 13, आप जानते हो Z इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ द एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। भाई रेडियस ऑफ एटम पूछा है, राइट बेटा। अब रेडियस ऑफ एटम पूछा होगा या रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम पूछा होगा, तो पहले एक काम कर लो, आप इसको रेडियस ऑफ एटम ही समझ के चलो बेटा, ये रेडियस ऑफ एटम समझ के चलना। हाँ, ये रेडियस ऑफ एटम समझ के चलो। तो देखो, अब रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू बाई आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। सर आर नॉट की वैल्यू आपने बोला 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर ले लीजिए, इंटू ए की वैल्यू बेटा 27 की क्यूब रूट लीजिए। तो सर 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना बेटा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 हो गया। भाई 12 के 36, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर इज ए रेडियस ऑफ एटम आ गया। ये है हमारे एल्यूमिनियम एटम का रेडियस। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए बेटा, बेटा ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, मास ऑफ दी क्या, कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम एटम, कोई भी ऐसा पूछेगा तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं। और जब आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो नीट वाले बच्चों ने ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है इसमें कि सर ऐसा क्यों आता है, नॉट नथिंग इज देयर। बस आपको देखना है फॉर्मूले क्या है, पूछा क्या गया। हम आगे बढ़ेंगे बेटा, अभी एक काम करेंगे, अब हम हमारे फ्री ट्रैक पे आ जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी बताया, मैंने आपको थॉमसन अंकल की एटॉमिक थ्योरी बताया बेटा, मैंने अभी आपको रुदरफोर्ड अंकल की भी एटॉमिक थ्योरी बता दिया। मतलब रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक थ्योरी में हमने ऑब्जर्वेशंस देखे, हमने कंक्लूजन्स निकाले और हमने इसका रिजल्ट भी जोड़ दिए। तो सर ओवरऑल रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक थ्योरी में क्या था, तो देखो बेटा, रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम कैसा है तो गोल है। तो पहली बात हो गया, एटम कैसा है तो गोल है। ये रुदरफोर्ड अंकल की एटॉमिक थ्योरी का एटम है, ये आप सब लोग जानते हैं, हम भी यही जानते हैं। फिर उनके हिसाब से उन्होंने बोला पॉजिटिवली चार्ज सेंटर भी है। तो सर उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर को अपना एक नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा, सर इन्होंने बोला न्यूक्लियस है। वेरी गुड। फिर ये बीच की जगह पूरी खाली है, वैकेंट कुछ भी नहीं है, और उन्होंने बोला एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसको आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जान सकते हो। अच्छी बात है। और रुदरफोर्ड अंकल ने यह भी बोला बेटा, इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन होता है। और बेटा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर को उन्होंने बोला, भाई दोनों को मिलके अगर आप बोलोगे तो न्यूक्लियॉन बोल देना।
न्यूक्लियन का मतलब होता है कि इसमें प्रोटॉन भी है और इसमें न्यूट्रॉन भी है। तो ये एक्चुअल में अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने रुदरफोर्ड अंकल के एटॉमिक थ्योरी का एटम बन गया। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी लिमिटेशन आ गई। भाई लिमिटेशन क्या, ये आप भी जान गए हो बेटा। फिजिक्स में हम लोग जानते हैं अगर कोई पार्टिकल मोशन में हो, कोई पार्टिकल अगर मोशन में हो तो क्या होगा बेटा, उस पार्टिकल का जब मोशन में होगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। हाँ बेटा यही तो हो गया। उन्होंने कहा था, रुदरफोर्ड अंकल ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अपने आप घूम रहा है। फिर लोगों ने सवाल कर दिया कि भाई आपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला, वहां तक सही है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा, ये भी सही है। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो ये लिमिटेशन में बैठ गया। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स दैट इज इट इज इन मोशन। ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इट इज इन मोशन, सो इट लूजेस एनर्जी। हाँ बेटा, सो इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली एंड मेक ए स्पाइरल पाथ। मैं बताऊंगा बेटा, डायग्राम के साथ में बताऊंगा क्या होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली एंड मेक ए स्पाइरल पाथ and fall over the nucleus and atom will collapse, और एटम कोलैप्स हो जाएगा। that is the structure of atom is unstable। अब इतना बड़ा मैंने कहानी लिखा ना, ये कहानी को डायग्राम में बता दो, सुनो। रुदरफोर्ड अंकल की हिसाब से बेटा ये आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा था, और आप जानते हो जो भी पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में होगा वो अपने आप में ऐसा स्पाइरल पाथ बनाएगा और इस न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर गया एटम फूट गया मतलब कोलैप्स हो गया, और आपका एटम क्या बन गया बेटा? अनस्टेबल बन गया। और हम जानते हैं, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है एटम स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। पर रुदरफोर्ड अंकल की थ्योरी के हिसाब से तो दिख रहा है ये तो अनस्टेबल है। तो उनसे पूछा गया भाई हम सब लोग जानते हैं एटम तो स्टेबल है, पर आप तो यहाँ अनस्टेबल की थ्योरी लेकर आ गए, इसका रीजन क्या है? तो रुदरफोर्ड अंकल इसके बारे में एक्सप्लेन कर नहीं पाए, और वो थ्योरी या ये पार्ट उसका लिमिटेशन बन गया। कोई डाउट बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ेंगे, हो गया? वेरी गुड बेटा। अब इस चीज को समझाने के लिए बहुत सी थ्योरी आगे आई। व्हाट इज दैट? लेट मी एक्सप्लेन यू। बेटा यहां पर जो मैं बता रहा था अभी, तो ये अपनी रुदरफोर्ड अंकल की लिमिटेशन में आ गया कि इनके हिसाब से एटम क्या था। तो बेटा एटम तो गोल है, स्फेरिकल दिख भी रहा है, अच्छी बात है सर, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूम रहा है। और हमने वैसे फिजिक्स का ऐसा एक लॉ है बेटा, अगर कोई भी पार्टिकल अगर किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमेगा तो स्पाइरल पाथ बनाएगा। ये ऐसा, ये न्यूक्लियस है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये देखो बेटा स्पाइरल पाथ बना लिया, बना के न्यूक्लियस पे गिर गया, और जैसे ही गिर गया एटम फूट गया। फूटना मतलब कोलैप्स हो गया, मतलब एटम अनस्टेबल है। मतलब अपने रुदरफोर्ड अंकल ने जो एटम की थ्योरी दी है ना वो अनस्टेबल है। तो उनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सब जानते हैं एटम तो स्टेबल होना चाहिए, और आपकी थ्योरी तो बता रही कि अनस्टेबल है। इसके पीछे रीजन क्या है? इज अनेबल टू एक्सप्लेन। तो उन्होंने उसको लिमिटेशन में डाल दिया। बेटा जब जब नई नई थ्योरी डिस्कवर होती है और जब भी उसकी लिमिटेशन आ जाती है, वहां दुनिया रुकती नहीं है बेटा, दुनिया फिर वहीं से शुरू हो जाती है। जब जब लिमिटेशन आ गए लोग उसके पीछे ढूंढना चालू कर देते कि ऐसा क्यों हुआ, और जब उनको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा इसीलिए हुआ तो नई थ्योरी आ जाती है। यही है बेटा साइंस में। देखो जहां जहां लिमिटेशन आई उस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए नई थ्योरी एग्जिस्ट हो जाती है, और इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, राइट? तो अब ये जो लिमिटेशन को एक्सप्लेन कराने के लिए मालूम प्लैंक्स अंकल आगे आ गए। प्लैंक्स अंकल भी कब आगे आए? सबसे पहले अपने न्यूटन साहब थे ना,
उन्होंने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी है। बेटा ये सब बाद में पढ़ेंगे, पर मैं बता देता हूँ करना क्या है। न्यूटन अंकल ने कॉर्पस्कुलर की थ्योरी दे दी है, लेकिन जानते हो वो न्यूटन अंकल की जो कॉर्पस्कुलर की थ्योरी थी नेचर ऑफ लाइट वाली, बेटा वो लाइट की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। कुछ प्रॉपर्टी कर पाए, बाकी सब की सब ऐसी की ऐसी रहेगी, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, तो वो थ्योरी उतना एग्जिस्ट नहीं कर पाई। फिर अपने हाइगन्स अंकल आए, उन्होंने अपना वेव थ्योरी दिए, और हाइगन्स अंकल की वेव थ्योरी बड़ी मजेदार थ्योरी थी बेटा। लाइट्स के मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाए, मैक्सिमम बोला मैंने, सारी नहीं, मैक्सिमम, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट थी बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है नहीं बता पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है नहीं बता पाए। अब ये ऐसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता पाए तो वो भी उनकी लिमिटेशन में चलेगी, और उस लिमिटेशन को एक्सप्लेन कराने के लिए प्लांक्स अंकल फिर ऊपर से नीचे आए, मतलब ऊपर से नीचे आए मतलब कोई दूसरी दुनिया से आए, और प्लांक्स अंकल ने इतनी जबरदस्त थ्योरी बताई बेटा, और वो थ्योरी का नाम रखा गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा क्वांटम थ्योरी हम सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आपको सही से अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने आपको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करा दिया, आपको समझ में आया क्या, तो समझाने वाला भी पागल, सुनने वाले भी पागल। वाई? क्वांटम थ्योरी बेटा अभी भी मैं बताऊं, आइंस्टीन अंकल ने, अपने आइंस्टीन साहब जो थे, उन्होंने आज भी क्वांटम थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं सुना सुनाई बातें भी नहीं है। आप जब हायर स्टडीज कराओगे ना, क्वांटम थ्योरी के बारे में सोचोगे ना 3 डायमेंशनली, तो क्वांटम थ्योरी इतनी आसान नहीं कि मैंने समझा दिया और आप समझ गए। तो समझ जाना, किसी ने बोल दिया कि क्वांटम थ्योरी मैंने आपको समझा दिया, तो बोलने वाला भी पागल, सुनने वाले भी पागल। तो क्वांटम थ्योरी कभी खत्म नहीं होती है, और इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग। गॉट माई माइंड? तो क्वांटम मैकेनिक्स ही अलग होता है, क्वांटम थ्योरी भी अलग होती है, पर हमारे 11th क्लास में छोटा सा पार्ट है उसका, वो हम पढ़ेंगे। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करा गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा गई। अब वो थ्योरी चलते ही आखिरी में अपने नील बोर अंकल है ना, वो आए, और उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया। तो बेटा ये जो हम मॉडल ऑफ एटम्स पढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हम लोग जब छोटे थे हमारे टीचर बताते थे, मैं भी आपको शेयर कर लेता हूं, क्या हो जाएगा ना, जिंदगी भर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद रहेगा। बात क्या हुई सुनो, स्टोरी टाइम है बेटा, अभी स्टडी टाइम हो गया ना, स्टोरी टाइम भी पढ़ लो 10 मिनट के लिए। डाल्टन अंकल ने जब एटॉमिक थ्योरी बताया था, उन्होंने बताया एटॉमिक थ्योरी उनके हिसाब से क्या था, एटम क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है बेटा, मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होगा उसको एटम बोलते थे डाल्टन साहब, और उसमें लोग 100 साल तक काम करते गए। आप जानते हो 100 साल तक उस थ्योरी पे लोग जब काम करते थे, किसी का भी रिजल्ट एक्सैक्ट रिजल्ट नहीं आता था, अप्रोक्सीमेट आता था। समझ में आ रहा बेटा? डाल्टन अंकल ने जो एटॉमिक थ्योरी दी है, उस बेसिस पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स करो, आपके रिजल्ट 100% कभी भी नहीं आते थे, अप्रोक्सीमेट। हम मान के चलते थे हमारे हाथ से गलती हुई, चलो मान लो करके, ऐसा था। लेकिन ये 3 दोस्त थे, स्टोरी है बेटा, है ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 दोस्त थे, कौन? थॉमसन साहब, रुदरफोर्ड अंकल और अपने बोर्स अंकल, तीनों दोस्त थे। पर जानते हो बेटा, तीनों में सबसे मेहनती आदमी थॉमसन ही था, और सबसे कनिंग फेलो बोलते हैं ना, दोस्त में बोलते हैं ना बहुत कनिंग है, वो था अपना नील बोर। तो भाई देखो, जो कनिंग है वो नोबेल प्राइज उठा के चले गया, और जो मेहनती था उसका नामो निशान ही नहीं है। ये स्टोरी है बेटा, सुनो। तो तीनों दोस्त थे, तीनों ने अपने आप में ये करा लिए कि भाई ये डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है, अपने को डाउट लग रहा है कुछ ना कुछ इसमें फर्क है, चलो हम पता करेंगे क्या फर्क है करके। तीनों अपने अपने रूम में गए, अपने अपने घर में, उनकी अपनी लैब थी, और लैब में अपना काम शुरू कर दिया। जाके नील बोर जाके सो गया, लैब में नहीं गया, घर में जाके सो गया। थॉमसन अपने काम में जुड़ गया, रुदरफोर्ड कभी काम करता कभी सो जाता। तो ये काम करते करते थॉमसन डिस्कवर कर लिया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कैसा, गोल होता है। कैसे मालूम? क्योंकि उसने उनकी थॉमसन अंकल की एटॉमिक थ्योरी किससे कंपेयर किया बेटा, वाटरमेलन से कंपेयर करा दी, तो वो भी गोल है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने जो थ्योरी सबमिट की कि एटम गोल है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये सब हो गया, थ्योरी सबमिट की है, और थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि आप भी जानते हो, क्योंकि एक बड़े से न्यूक्लियस, बड़े से पॉजिटिव में छोटे छोटे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं, राइट, वो घूमना चाहिए, तो एक्सेप्ट नहीं की। चलो मायूस हो गया थॉमसन साहब, घर लौट गए। रुदरफोर्ड को आइडिया आ गया, अरे थॉमसन ने इतना तो बताया कि एटम डिवाइड होता है, क्योंकि डाल्टन के हिसाब से एटम क्या था, इंडिविजिबल पार्टिकल था ना।
अब थॉमसन अंकल ने इतना तो बताया था कि एटम डिवाइड होता है, एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड। तो थॉमसन अंकल ने वो पकड़ के कुछ काम किया और काम करके अपनी फिर थ्योरी लाके दे दी है। क्या दी है कि एटम गोल होता है, नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लाई आउटसाइड द न्यूक्लियस, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक ए प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये काम कर रही है। रुदरफोर्ड अंकल बहुत खुश हो गया, मैंने बना लिया और जाके थ्योरी फिर कमेटी मेंबर को सबमिट की है। कमेटी मेंबर का पहला ही सवाल उनको आउट कर दिया, क्या भाई ये सब सही है, अच्छी बात है, आपने इसको पार्टिकल बोला, मान गए, ये घूम रहा, ये भी मान गए, भाई फिजिक्स का लॉ कहता है जो पार्टिकल मोशन में होता है वो तो एनर्जी लूज करेगा, भाई वो लूज करेगा तो स्पाइरल पाथ बनाएगा तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर गया तो एटम अनस्टेबल हो गया, एटम टूट गया। इसका रीजन आप कैसे दोगे? तो रुदरफोर्ड अंकल सोच में पड़ गए, अरे हाँ भाई आपने जो सवाल किया सही है। फिर रुदरफोर्ड अंकल भी मायूस होके घर में लौट गए और ये बात नील बोर को मालूम चल गई। वो तो खा के सो रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो उनको पता लग गया, अरे ये तो ऐसा हो गया। अगर मैंने इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस पर गिरने से रोक दिया तो एटम तो स्टेबल हो गया, है ना। और बस वही थ्योरी उठा के फिर वो पहुंच गए उनके पास, कमेटी मेंबर के पास में, बोले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना लिया। उन्होंने पूछा बोलो भाई कैसे? तो उन्होंने बोला एटम स्फेरिकल है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, राइट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लाई आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये भी सही है, दोनों के बीच में जो दिख रहा ना जगह वैकेंट है वो भी सही है। इन्होंने 2-3 पॉइंट और एडिशनली बोल दिए, भाई कोई भी एटम का मास विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन द न्यूक्लियस, मतलब किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आप ये देख के मत बोलो मास है करके, ना ना ना, इट इज एट द न्यूक्लियस। लोग और खुश हो गए, अरे भाई कितनी अच्छी डिस्कवरी करके आया। तो फिर उन्होंने ये भी बोला, नहीं साहब इतना नहीं, इन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को मिला के न्यूक्लियस कहते हैं। लोग और खुश हो गए, कमेटी मेंबर, अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, कितनी मेहनत करके आया। फिर उसने सीधा पॉइंट मार दिया, क्या ये बताऊं मैं, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना न्यूक्लियस के बगल में, ये अपने ही पाथ में घूमता है, अपने ही रास्ते से चलता है, अपने ही ऑर्बिट में घूमता है। दैट मीन्स जब ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा हो, इट नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन्स एनर्जी, ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो एनर्जी लेगा। सो दिस ऑर्बिट विल बी कॉल्ड एज ए स्टेशनरी ऑर्बिट। लोग बहुत खुश हो गए, अरे वाह नील बोर आपने कमाल कर दिया। और नील बोर को क्या मिल गया बेटा? नोबेल प्राइज मिल गया। ये स्टोरी है। तो स्टोरी का आपको क्या समझ में आया बेटा? मेहनत किसने किया? थॉमसन साहब ने। नोबेल प्राइज लेके कौन गए? नील बोर लेके गए। लेकिन कुछ सालों के बाद उसमें भी लिमिटेशंस आ गए और उस लिमिटेशन को एक्सप्लेन कराने के लिए सोमरफील्ड अंकल की थ्योरी आगे आ गई। अब वो चलते ही रहता है, डोंट वरी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिलहाल में बताना था, मैंने बता दिया। राइट, आई होप आप बच्चों को ये एटॉमिक मॉडल समझ में आया। तो आप बोलेंगे सर नील बोर तो आपने बताया नहीं। बेटा नील बोर तक पहुंचते तक आपको नेचर ऑफ लाइट सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको न्यूटन अंकल की कॉर्पस्कुलर थ्योरी सीखनी पड़ेगी, आपको हाइगन्स अंकल की थ्योरी सीखनी पड़ेगी, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखना पड़ेगा। इतनी चीजें हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद ब्लैक बॉडी देखना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना पड़ेगा। ये सारा मिलाने के बाद फिर अपन नील बोर अंकल की थ्योरी पे पहुंचेंगे। नील बोर थ्योरी के अंकल की थ्योरी पे पहुंचना इतना आसान नहीं कि यहां से उड़ गए और नील बोर पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आपको छोटा सा स्टोरी बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जाएंगे कहां पर? एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड। और एटम जब टूटेगा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मीजॉन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इतने पार्टिकल होते हैं। ये आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाते हैं। पर अभी जो काम की चीज ये है, मीजॉन अनस्टेबल है, पॉजिट्रॉन अनस्टेबल है, एंटी प्रोटॉन अनस्टेबल है। तो स्टेबल कौन है भाई? न्यूट्रॉन स्टेबल है, प्रोटॉन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। और एटम के टूटने के बाद जो पार्टिकल आपको स्टेबल दिखते हैं, हाँ बेटा, जो पार्टिकल आपको स्टेबल दिखते हैं, दैट स्टेबल पार्टिकल इज कॉल्ड एज ए
फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। और ये अपना टॉपिक शुरू अभी हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। है ना बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना तो बहुत डिटेल में पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के किसको मजा आया बेटा, आपको भी कुछ मजा नहीं आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा। पढ़ना तो पूरा डिटेल, इतना डिटेल आईआईटी मेंस भी कवर हो जाए और नीट भी कवर हो जाए, दोनों की दोनों चीजें इसी में मिल जाए आपको। राइट, अब देखिए, अब हम आगे एक नतीजे पे पहुंच गए। बोलो, क्या सर एटम टूटता कि नहीं टूटता? हाँ सर टूटता है, वेरी गुड। तो अब बोलेंगे एटम्स के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेटा इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? सर दे आर कॉल्ड एज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स। भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? तो बोलना यस सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स है। लिख दूं मैं? लिख दो सर। बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, कैसा होता है? ई नेगेटिव। बेटा ये प्रोटॉन है, कैसा होता है? पी पॉजिटिव। अब ये क्या है हम देखेंगे, डोंट वरी। और ये न्यूट्रॉन होता है, बेटा ये कैसा है? न्यूट्रल, एन। अब जानते हो, आपको एक बात बताऊं मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करो तो न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है ये एक इसमें एब्सेंट होता है। किसमें बेटा? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जानते हो? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वेरी गुड। तो ये जो प्रोटियम है उसको हम ऐसा लिखते हैं 1H1, ये प्रोटियम है भाई। और प्रोटियम में किसी ने पूछा कि प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो बोलना बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। मतलब प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं इट इज द यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल। सारे एटम्स एंड आयंस में होते ही होते हैं, तो इट इज अ यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल। इट इज अ यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल है भाई, ये समझ में आ रहा? इट इज अ यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। और आपका ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन प्रोटियम में एब्सेंट होता है। एनी डाउट? चलो अब इन तीनों की चारों की बात करेंगे। सर इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, हाँ बेटा, प्रोटॉन पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, लिखो। तो भाई ये पहला पॉइंट है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन ये तो न्यूट्रल है, ना तो प्लस ना तो माइनस। सर यहां पर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, याद कर लो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, 28, 29, 30, 31, 10 की पावर -31 kg भी बन गया, ग्राम भी बन गया। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा 10 की पावर -31 kg मतलब बहुत ही छोटी हो गई। सर मास ऑफ प्रोटॉन की बात कीजिए, बेटा 1.675, 1.672 आसपास रहता है, इंटू 10 की पावर -27 kg। बेटा इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 10 की पावर -27 को 10 की पावर -24 ग्राम भी लिख सकते हो। पर मैं आपको एक खास बात बताऊं, ज्यादा फर्क नहीं है, 1.675, 1.672। तो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे बेटा, जितनी मास ऑफ प्रोटॉन हो उतनी ही मास ऑफ न्यूट्रॉन लेके चलेंगे, कुछ नहीं होता। 1.675, 1.672 फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, राइट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है, तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज थोड़ा सा बढ़ के रहता मास ऑफ प्रोटॉन का, और मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ना, बहुत 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 ज्यादा बढ़ के होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बोलो बेटा किसकी मास सबसे छोटी? इलेक्ट्रॉन की मास बहुत ही छोटी है। किसकी मास सबसे बढ़ के? मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर आपको डाउट आ रहा सर आपने इक्वल क्यों लिखा?
भाई मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है। वैल्यू अगर आप एनसीईआरटी में देखो, इसकी वैल्यू दी गई है 1.675, इसकी वैल्यू दी गई है 1.672। तो बेटा 1.675 672, तो ये 675 है, ये 672 है, ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट डाल के चला लिया। गॉट द पॉइंट? लिख लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे बढ़ के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम। लिख लीजिए यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब कभी कभी एएमयू का कंसेप्ट भी आता है बेटा। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते हो 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय अवोगाद्रोस नंबर ग्राम। हाँ बेटा ऐसी है। अगर आपने कहीं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा तो बताया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय NA ग्राम होता है। कितना होता है बेटा? 1 बाय NA ग्राम होता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू AMU में निकालो ना, किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा AMU में उसकी वैल्यू आती है नियरली 55 इंटू 10 की पावर -10 टू, बना के देखो ना भाई इसको, इसकी आएगी 55 इंटू 10 की पावर -5, और आप ले लो AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्यों मालूम? ये ग्राम है ना बेटा, 1 बाय NA ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU, तो दिस मच ग्राम इज इक्वल टू x AMU। बेटा वो वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू को आपको क्या करना है? दिस वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय 1 बाय NA, तो 6.023 हो जाएगा। बना के दिखाऊं? देखो बना के दिखाता हूं। सर ग्राम को AMU में कन्वर्ट कराना है, बन गया बेटा 9 इंटू 6, 9 6 आर 54, 54 पॉइंट समथिंग करा लो, मैं 55 बना लेता हूं। इंटू 10 की पावर बेटा -28 प्लस 23, 28 से 23 गए, कितने बचे? 10 की पावर -5। ये क्या है भाई? AMU। बन गया। सर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया भाई, ग्राम को AMU में कन्वर्ट कराने के लिए अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए। हाँ बेटा ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको ये मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो 1 AMU इक्वल टू 1 बाय NA ग्राम। तो ग्राम को मैंने AMU में कन्वर्ट कराने के लिए अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा के आंसर ला लिया। चलो भाई इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 55 10 की पावर ये, तो 0.55 करा लो, -3 AMU हो गया। हाँ बेटा -4 -5, तो 0.55 इंटू 10 की पावर -3 AMU आ गया। क्या है बेटा ये? सर ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितनी होगी? तो बताऊं मैं, ये इलेक्ट्रॉन की मास है ना बेटा, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन जो होगी आपको 1 AMU लेके चलना है। हाँ बेटा मास ऑफ प्रोटॉन कितने लेंगे आप? 1 AMU। तो सर मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना लेंगे? अरे भाई जब वो 1 AMU ले लिए तो इसको 1 AMU लेने को क्या फर्क पड़ता? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 0.55 इंटू 10 की पावर -3 AMU। आ रहा सर समझ में? बना लो बेटा, इसको बना लो, देख लो एक बार। और ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में मिलने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी गुड। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक छोटे से डब्बे में लिख दिया, अब इसको थोड़ा और आगे लेके बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा बेटा आप ये चीजें है ना याद ही कर लेना, ये बुक में लिख के रखने से काम में आने वाली नहीं है। इसको ऐसा पट्टी कर लेना कि बेटा कोई भी कभी आधी रात को नींद में उठा के पूछ लेना बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU बताओ, सीधा बोलना 0.55 इंटू 10 की पावर यस -3 AMU, प्रोटॉन 1 AMU, न्यूट्रॉन भी 1 AMU। बेटा ये जो कंपैरिजन दे रहा हूं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन
और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप कंपेयर करना चाहो तो ये ऐसे होता है बेटा, 1 AMU इज इक्वल टू 1840 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को 1/1837 टाइम्स लिखा जाता है। ये किसका है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन का है, 1 AMU बाय 1837 टाइम। या तो 1 AMU बाय 1840 टाइम्स, या तो 1 AMU बाय 1840 टाइम्स। और भाई 1 AMU आपका है क्या सर? 1 AMU तो आपके मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, 1 AMU बाय 1840 मतलब 1 AMU इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखो बेटा मैंने एक छोटा सा रिलेशन बना दिया। अगर मुझसे पूछा जाए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो, तो हम बोलेंगे नहीं क्या बेटा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, राइट। ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो और भी अच्छी बात है बेटा, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट को मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में विद एग्जांपल लिखा के दूंगा। तो ये था बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छी बात है। अब एक काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चार्ज भी देखेंगे। हाँ बेटा इनकी चार्ज भी होती है, समथिंग कॉल्ड एज ए, अगर कूलम में लिए तो 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 होती है। तो लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सर इन इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? तो बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या तो 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। बेटा यहां पर आ जाओ सर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है ना, तो आप क्या करोगे, उसमें माइनस लगा दोगे। तो प्रोटॉन कैसा है? वो पॉजिटिवली चार्ज है। वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये इतनी होगी, 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। भाई ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों कि ये प्रोटॉन की चार्ज है, और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी बेटा। सर क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो आपने बोलना सर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। गॉट? ठीक है, ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिए? गुड। अब देखिए यहां पर अब थोड़ा डिस्कवरी की बात करेंगे। डिस्कवरी तो डिटेल में पढ़ना है, फिर भी यहां बात कर लेंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरीज हुई है, तो हम लिखेंगे बेसिस ऑफ डिस्कवरी। बेसिस ऑफ डिस्कवरी क्या है? देखो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके बेसिस पे हुई? तो बोलना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे हुई। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे हुई। बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी किस पे हुई? तो बोलना सर एनोड रे। ये डिटेल में पढ़ना है बेटा, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो। एनोड रे एक्सपेरिमेंट पे होती है। और आपका एन जो न्यूट्रॉन है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो बोम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ओवर द बेरिलियम। बना ले। देखो बेटा ये बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर लिथियम बेरिलियम, राइट। लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4। भाई मास नंबर तो 9 है। अल्फा पार्टिकल इस पर बोम्बार्ड करा रहे हो। अल्फा पार्टिकल क्या है सर? हीलियम है, जिसकी एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। जैसे ही इसमें हीट करेगा एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर लिया। कौन सा बेटा? कार्बन का। साथ में एक न्यूट्रॉन 0 1 दे दिया। भाई मास नंबर कंपेयर करा लो ना, 9 और 4 कितने होते हैं? 13। यहाँ पर 1 है, बना लो 12। सर ये पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ आपका, ये क्या है? ये न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऐसी हुई। एनोड रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज हुई। भाई ये किसने बनाया इलेक्ट्रॉन?
तो बोलना अपने थॉमसन अंकल ने बनाया, जे थॉमसन ने। वे डिस्कवर कौन है? जे थॉमसन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन। याद रखना बेटा इसका नाम। ये अंकल का नाम क्या था? गोल्डस्टीन, राइट। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो चैडविक अंकल ने की। चैडविक। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? चैडविक, गोल्डस्टीन एंड जे थॉमसन, राइट। पूरी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की है बेटा, ये वाली जो पैराग्राफ में थी मैंने निकाल के इसको एक कॉलम में बना दिया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बन गया? और एक पकड़ लो बेटा, 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय अवोगाद्रोस नंबर इन ग्राम। बड़ा 1 बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। अगर इसको सॉल्व करने बैठे ना बेटा, 1 बाय 6 0.167, तो 1.67 इंटू 10 की पावर, ये देखो बेटा 23 है, ऊपर गया तो -23 बिकम -24 ग्राम। क्लियर नहीं है? थोड़ा और क्लियर कर देंगे। देखो भाई, 1 AMU इक्वल टू 1 बाय अवोगाद्रोस नंबर इन ग्राम। बेटा 1 बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आपको किसी ने 1 AMU की वैल्यू पूछा ना, तो बोल देना 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इज ए वैल्यू ऑफ 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी किसी ने एटॉमिक मास पूछा तो आपके माइंड में सीधा घूम जाना, बोल देना कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ किस का? बेटा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको लगेगा सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? अरे भाई, एटॉमिक मास इज ए मास प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस है ना। इलेक्ट्रॉन कहां से आता? इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ व्हाट बेटा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन की मास और न्यूट्रॉन की मास मिला के एटम की मास होती है। इनडायरेक्टली इट इज अ न्यूक्लियर चार्ज, इट इज अ मास ऑफ द न्यूक्लियस हो जाता है, राइट बेटा। लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ये छोटा सा मैंने आपको डिस्कवरीज तो नहीं बताया, बस मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल के मासेस क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, डिस्कवर कौन है एंड ऑल, और इनकी बेसिस ऑफ डिस्कवरी का जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया। हम क्या करेंगे बेटा, हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कवरीज ऑफ पार्टिकल दे दूंगा आपको, डिस्कवरीज ऑफ कैथोड रेस मतलब इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरीज ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि वहां पर एग्जाम में पूछा गया है कि बेटा ये जो कैथोड रेस है, आपके जो कैथोड रेस आते हैं, क्या ये कैथोड रेस आइदर इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैस टेकन इन द ट्यूब और इंडिपेंडेंट ऑन द गैस टेकन इन द ट्यूब। एनोड रेस जो होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, क्या बेटा ये एनोड रेस डिपेंडेंट ऑन द गैस टेकन इन द ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, और इंडिपेंडेंट? तो ये चीजों को समझने के लिए डायग्राम बना के समझेंगे, ऐसा ओरली बोलने से समझ में नहीं आएगा। एंड वी विल डू दिस पार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास, राइट बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।